हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो संघीय कार्यपालिका देखेंगे। और अब तक हमने संविधान के भाग 1, 2, 3 और 4 तक है वो देख लिया था। और संघीय कार्यपालिका जो कि संविधान का भाग 5 है, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि संविधान में इससे संबंधित है वो क्या प्रावधान है और इसको लेकर है वो समय समय पर है वो कौन से संशोधन किए गए हैं। और होपफुली आपको पिछले लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। और भारतीय जो जिसमें संघ संबंधित प्रावधान है वो भारत के संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है। और जो कि अनुच्छेद, अगर प्रॉपर संघ की बात की जाए तो वो 52 से लेकर 151 के बीच में है वो माने जाते हैं। और संघीय कार्यपालिका जिसमें है वो 52 से 70 के बीच में। और बेसिकली हम इसी का है वो अध्ययन करेंगे। और संघीय व्यवस्थापिका और जिसका है उल्लेख आर्टिकल 79 से 123 के बीच में। और उसके बाद में संघीय न्यायपालिका जिसका है वो आर्टिकल 124 से वो 147 के बीच में। और इसमें ही हम देख लेंगे कि जो सीएजी वगैरह है और महान्यायपति वगैरह सभी है वो इसी में आ जाएंगे। और अब हम थोड़ा सा इनको है वो ब्रीफ में देख लेते हैं कि संघीय कार्यपालिका में है वो कौन कौन आते हैं, व्यवस्थापिका में कौन आता है और न्यायपालिका में है वो कौन आता है। सबसे पहले बात की जाए तो संघीय कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में बेसिकली हम देखेंगे कि एक तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और इसके साथ साथ है वो हम मान न्यायवादी को भी है इसी में है वो इंक्लूड करते हैं। तो ये बेसिकली है वो अपनी संघीय कार्यपालिका है, जिसका है वो उल्लेख 52 से 70 के बीच में किया गया। ये हमारी है वो संघीय कार्यपालिका है। और उसके बाद में हम देखते हैं संघीय व्यवस्थापिका। तो इसमें अगर एक वर्ड में देखा जाए तो इसको संसद बोल सकते हैं। और संसद के है वो 3 भाग हैं, जिसमें कि लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है वो राष्ट्रपति है। इन तीनों से मिलकर है वो संसद बनती है। और इसका उल्लेख है 79 से लेकर 123 के बीच में। और अगर संघीय न्यायपालिका की बात की जाए तो इसमें यहाँ पे संघीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट को है वो लिया जाता है। तो बेसिकली ध्यान रखना है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्थापिका में क्या क्या आता है। तो इसमें आएगी संसद, और संसद के तहत है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों का उल्लेख करता है। ये तीनों मिलकर है वो संसद का है वो निर्माण करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना है कि इन दोनों से संसद का निर्माण नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति को भी है वो संसद में शामिल किया जाता है। इसका भी है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि एक व्यवस्था होती है संस्थात्मक व्यवस्था और एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और इसको है वो डिफरेंस ये होता है कि संस्थान व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था जैसे अमेरिका वगैरह में है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ पे वो अपना गया। और संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से है वो प्रेरित है। और अगर संघ की समझ शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो बेसिकली संसदीय व्यवस्था है जो कि हमने ब्रिटेन से अपनाई है। हालांकि वो अपने अकॉर्डिंग अपनाई गई है, पूरी तरीके से वहाँ के अकॉर्डिंग नहीं है। और इसमें अगर बात की जाए तो एक होता है वास्तविक शासक, एक वास्तविक, और दूसरा होता है नाम मात्र का। और नाम मात्र में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे है राष्ट्रपति। और इंग्लैंड में बात की जाए तो वहाँ होता है सम्राट। लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि सम्राट है वो वंशानुगत होता है, लेकिन यहाँ का राष्ट्रपति है वो वंशानुगत न होकर बल्कि निर्वाचित होता है। क्योंकि वो जनता द्वारा है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा है वो राष्ट्रपति का यहाँ निर्वाचन होता है, वंशानुगत यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ है वो फ़र्क है यहाँ से। लेकिन जो संसदीय व्यवस्था की एक वास्तविक और नाममात्र। और वास्तविक शासन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसका है वो उल्लेख किया जाता है। तो एक हो गया वास्तविक और दूसरा हो गया नाम मात्र का शासक। और ये और संघ की समझ सकते हैं वो राष्ट्रपति में निहित, यानी संवैधानिक प्रमुख। अगर कार्यपालिका का अगर पूछ ले संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति होगा, क्योंकि सारे काम है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अब देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में ये कि भारत का एक राष्ट्रपति
होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 में है वो मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघ के संबंधित कार्यपालिका संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे वो है वो राष्ट्रपति जो है वो उसकी समझ सकते हैं वो राष्ट्रपति के पास है कि नहीं, राष्ट्रपति द्वारा है वो हस्ताक्षर होकर ही सारे काम होते हैं। और राष्ट्रपति है वो इनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यानी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो काम करेगा। और अगर पूछ लिया जाए कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और वास्तविक पूछ लिया जाए तो वास्तविक होगा पीएम। और संवैधानिक तौर पे मान लिया जाए तो होगा प्रेसिडेंट। और सारे काम है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं, जो भी जितने भी कार्य होंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि संघ की कार्यवाही शक्तियाँ समझ सकती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। सारी शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब यहाँ से क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब थोड़ा सा अप होने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड का है वो फेर बदल करके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली हमको ये पता है कि यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की है वो विधानसभा में है जो सदस्य है वो है भाग लेते हैं। लेकिन इसमें है वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है वो कि निर्वाचित आएंगे या सारे सदस्य आएंगे, तो उसमें है वो फेरबदल होता है, उस की वर्ड का है वो हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक तो इसमें संसद आएगी और दूसरा आएगा विधानसभा। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विधानसभा की जगह अगर विधानमंडल कहीं शब्द आ गया है, विधानमंडल शब्द आने पर है वो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल में है वो विधान परिषद भी शामिल होती है और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का है वो हिस्सा नहीं होते हैं। ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है। अब इसका थोड़ा सा और ब्रीफ में देख लेते हैं कि निर्वाचक मंडल में और क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की। तो संसद में सबसे पहले देखेंगे लोकसभा। तो लोकसभा में यहाँ पे निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और यही की यही शर्त है वो राज्यसभा में भी है, राज्यसभा में भी निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद में विधानसभा, तो विधानसभा में भी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर सब दिया जाए सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं या नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहीं किसी एक राज्य में है वो वहाँ पे अस्तित्व में नहीं है वहाँ की विधानसभा, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव टाले जा सकते हैं? तो नहीं टाले जाएंगे, क्योंकि एक विधानसभा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बेसिकली मेन चीज़ है वो कीवर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि निर्वाचित ही वर्ड आना चाहिए। और उसके बाद में इसके साथ साथ है वो दिल्ली पुदुचेरी को भी है वो शामिल किया गया। वहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको भी है वो इसमें भाग लेते हैं। और इसका अलग से वो संविधान संशोधन करके है वो प्रावधान किया गया, पहले नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कीवर्ड का, विधानमंडल नहीं आना चाहिए, विधानसभा आएगा और संसद के निर्वाचित सदस्य और विधान सभा के है वो निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में है वो भाग लेंगे। अब देखते हैं 17वां संविधान संशोधन 1992 क्या था। तो इसमें यह था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी है वो शामिल कर लिया गया। तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा थी उसके भी निर्वाचित सदस्यों के है वो शामिल कर लिया गया। तो अब जितने ये हो गया कि हमने निर्वाचक मंडल भी पूरा देख लिया और 17वां संविधान संशोधन 1992 भी देख लिया। अब यहाँ पे एक कीवर्ड ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे निर्वाचक मंडल का क्वेश्चन पूछे, अगर सभी सदस्य पूछे कि सभी सदस्य भाग लेते हैं तो गलत होगा वो स्टेटमेंट। दूसरा मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया होगी तब संसद के सभी सदस्य
निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेंगे, और जो महाभियोग होगा उसमें विधानसभा के सदस्य है वो भाग नहीं लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, महाभियोग में कौन से सदस्य होते हैं और निर्वाचक मंडल में है वो कौन से सदस्य होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में एक ही वर्ड है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जहाँ निर्वाचित शब्द आ जाए, निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो ही केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वो भाग लेंगे। और दिल्ली पुदुचेरी है, यहाँ के विधानसभाओं के जो सदस्य है वो भी निर्वाचित सदस्य ही इसमें है वो भाग लेंगे। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की है वो पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। और उसके बाद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इसमें ये होता है कि वोटिंग है वो वरीयता के आधार पर दी जाती है, जब तक है वो न्यूनतम कोटा है वो 50+1, वो न्यूनतम कोटा जब तक अगर प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वोट है वो ट्रांसफर होते रहते हैं, और एक सदस्य जिसको फाइनली है वो बहुमत मिल जाता है तब होता है। इसमें ये चीज़ फर्क होता है कि बाकी जो चुनाव होता है, मान लीजिए 100 सीटों पर है, तो मान लो जो सबसे ज़्यादा सीट लाया भले वो बहुमत 50 से ज़्यादा ना हो, लेकिन एक को 40 मिल गई, दूसरे को 30 मिल गई और तीसरे को है वो 30 मिल गई। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि वो जो 40 वाला है वो जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुमत होना चाहिए, तब तक है वो वोटिंग है वो काउंटिंग होती रहती है और वोट ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जो न्यूनतम वोट होते हैं वो अधिकतम वाले को जितनी है वो जिस प्रकार से वरीयता दी गई है उस हिसाब से वोट ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये प्रणाली है वो यहाँ भारत में अपनाएगी। अब देखते हैं कि विधायक के मत का है वो मूल्य कैसे निकाला जाता है, और ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में वो पुट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत है डाटा चेंज करते हैं, और इसमें भी एक कीवर्ड सिर्फ है वो ध्यान रखना है, जो कि है निर्वाचित। जो मैंने निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का था उसमें भी यही बताया था कि निर्वाचित ये एक मान लीजिए कीवर्ड है आपके लिए, कि यहाँ पे भी जो भी आएगा उसमें अगर सभी सदस्य आए तो गलत होगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वो क्वेश्चन में आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले है वो राज्य की पॉपुलेशन, क्या नहीं राज्य की जनसंख्या। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी, कभी अगर मेंशन कर दें तो वो जनसंख्या है वो 1971 की लेनी है, उसके आधार पर है वो इनकी गणना की जाती है। और इसके बाद है विधानसभा, इसमें जो निर्वाचित सदस्य है उनकी संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। और यही मैंने यहाँ कीवर्ड बोला था कि कीवर्ड निर्वाचित है, अगर यहाँ सभी सदस्य आ गए तो वो क्वेश्चन है वो फिर ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और भाग 1000, और यहाँ पे चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 1000 की जगह वो 100 भी दे सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को है वो मेंशन करना अच्छे से वो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है वो कहाँ मेंशन की गई है, और यहाँ पे गुना होगा, गुना 1000। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखना है। राज्य की जनसंख्या 1971 के आधार पर, और विधानसभा के सभी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो क्या है, सभी सदस्य आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विधायक के मत का है मूल्य कितना है। उसके बाद देखेंगे सांसद की है वो मत का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको देख लेते हैं। नीचे वाला सेम रहेगा, वहाँ विधानसभा था तो यहाँ संसद आ जाएगा, और संसद में भी कौन सा सदस्य है, केवल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ये चीज़ है वो यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ऊपर आ जाएगा सभी विधायकों के मतों का, सभी विधायकों के मत मूल्यों का जो योग कितना है वो, और बटा निर्वाचित सदस्यों की वो संख्या संसद में कितनी है। तो ये सांसद की है मत का मूल्य, और पीछे हमें स्लाइड में देखा था विधायक के मत का मूल्य, और ये सांसद के मत का मूल्य। अब देखते हैं न्यूनतम कोटा है वो कितना होना चाहिए। तो कुल जो वैध वोट पड़े हैं, कुल वैध वोट या मत बटा 2 प्लस, और यहाँ पे है वो 1 हो जाएगा। ये न्यूनतम कोटा है वो पाना जरूरी है, तब तक है वो वोटिंग होती रहती है, और वोट है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। जिसको कम वोट मिले वो ज़्यादा वाले वोट को है ज़्यादा ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने है वो वरीयता रखी है। तो ये है वो प्रोसेस होता है कि इनकी जो पद्धति क्या है निर्वाचन करने की राष्ट्रपति की।
अनुच्छेद 56 में है वो राष्ट्रपति के है वो कार्यकाल का है वो उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति का है वो कार्यकाल कितना होगा। और बेसिकली इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बेसिकली जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है, टेन्योर। अब ये है कि राष्ट्रपति है वो अगला पदाधिकारी जब तक है वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक है, यानी पदाधिकारी के पद ग्रहण तक, यानी अगला जो पद ग्रहण करेगा तब तक है वो पद पर है वो बना रहेगा। और कुछ चीज़ें होती है जैसे आर्टिकल 61 के तहत आप इसको है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो उसके तहत है वो हटा सकते हैं। और महाभियोग में एक शब्द का ही उल्लेख है, संविधान का अतिक्रमण करने पर है वो हटाया जाता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। और ये हो जाएगा संविधान का जो है वो अतिक्रमण। और दूसरा है अगर राष्ट्रपति वो स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहता है तो वो है उपराष्ट्रपति को है स्वेच्छा से है वो त्याग पत्र भी दे सकता है, जिससे वो अपना पद मुक्त हो जाएगा। त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन की गई। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के वो सीमा क्या रखी गई, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के वो सीमा के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति है वो पुनः निर्वाचित भी हो सकता है और कितनी भी बार है वो निर्वाचित हो सकता है, इससे संबंधित कोई भी उल्लेख ये नहीं है कि जैसे अमेरिका में होता है कि एक राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता एक व्यक्ति, ऐसा भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति चाहे जितनी बार है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमने यहाँ आर्टिकल 57 तक देखे थे, 52 से लेके 57 तक। और होपफुली आपको पसंद आया होगा लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ओवर यूट्यूब चैनल 6 Alliance। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।